जय हिंद दोस्तों न्यू हीरो ऑफ पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी। अब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं और इसका बेसिक लॉजिक ये है कि प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आगे आने वाले समय में याद रखी जाती है। सच में ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एग्जाम्पल सेट किया वो आज पाकिस्तान भी उसको यूज कर रहा है। हालांकि उसकी इंटेंशन अलग है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हर पाकिस्तानी आज के दिन 1996 की अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण को सुन रहा है और लोकतंत्र का पाठ अटल बिहारी वाजपेयी से सीख रहा है, वो आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है समझना कि सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भले ही बहुत से मामलों में चूक जाएं, लेकिन उनके उदाहरण अगली आने वाली कई सदियों तक दिए जाएंगे। ये आज साबित हो गया है। ये पाकिस्तान ने साबित किया। इंडिया में तो खैर कभी ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया। अब क्या है ये मामला, इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और सिद्धांतों की राजनीति क्या है इसके ऊपर भी मैं फोकस करूंगा, ताकि जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझें कि असलियत में जो सिद्धांतों की राजनीति है वो कहीं स्वार्थ की राजनीति पर भारी ना पड़ जाए। और राजनीति बुरी नहीं है, अच्छी है, अगर राजनीति किस वे में की जाए वो मायने रखी जाए। तो मैं इस चीज पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं या मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। और दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप स्टडी टेबल जो है उसे आप डाउनलोड करेंगे। उसके ऊपर बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है, साथ में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं एंड उनको प्रॉपरली क्लास की फॉर्म में पढ़ाकर आपको अवेलेबल करवाया गया है ताकि यूपीएससी की आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें। सीयू सेट से लेकर बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं। हमारी ऐप पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है हमारा कैसे अटल बिहारी वाजपेयी रातों रात पाकिस्तान के हीरो बन गए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के हीरो पहले भी थे। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान एक दिन में हीरो नहीं बनाया, मतलब एक दिन में अटल बिहारी वाजपेयी हीरो नहीं बने, असलियत में पहले भी हीरो थे। आप यकीन मानिए, उन्हें एक शांति का दूत माना गया और उनके बारे में ये माना गया कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो बस लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से लाहौर बस यात्रा की और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक पैगाम दिया कि हमारे बीच में भी दोस्ती हो सकती है, पैगाम दिया कि हम लोगों के बीच में भी दोस्ती हो सकती है। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है, और हीरो तो पाकिस्तान के एक बड़े सेक्शन में शुरू से रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़े सेक्शन के अंदर शुरू से हीरो रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए, पहले शुरू से हीरो रहे हैं तो एकदम से जो माहौल में नाम उछला, वो आपने बयान सुना, जो स्टेटमेंट सुना उसके ऊपर, लेकिन उस पे मैं तब आऊंगा जब आप पहले आज के सिनारियो को समझ लेंगे कि असलियत में पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या सिनारियो क्रिएट हुआ कि उन्हें भारत का एग्जाम्पल लेकर भारत से सीखने की जरूरत पड़ गई। मामला देखो दोस्तों, यहां ये होता है, एक होता है फैक्ट कि ऐसा हुआ, एक होता है उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का रीजन कि ऐसा क्यों हुआ, और तीसरा होता है इम्पैक्ट, और उसके बाद एक सिद्धांत डेवलप होता है, प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या नहीं है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसी हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि वो सही है या गलत है। पाकिस्तान के सिनारियो को अगर आप देखें तो इमरान खान जो है, यहां पर इमरान खान पूरे पाकिस्तान में एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लुक एट इंडिया, भारत की तरफ देखो, टेक लेसन्स फ्रॉम इंडिया और उससे सीखो, लर्न फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ देखो और उससे सीखो कि असलियत में मामला क्या है, कैसे लोकतंत्र जिंदा रखा जाता है या कुछ भी।
ये जो है ये सिर्फ कहने की बात है। क्यों? क्योंकि एज अ पर्सनैलिटी या खुद उन्होंने खुद क्या किया, व्हाट ही डिड हिमसेल्फ, वो मेन बात है कि क्या उन्हें इंडिया से, क्या इंडिया की प्रोग्रेस को जो देखने की बात कर रहे हैं, क्या वो इंडिया की प्रोग्रेस को देखें? वो सिर्फ दिखा रहे हैं इंडिया तरक्की कर गया, लेकिन वो ये नहीं दिखा पा रहे कि विद व्हाट प्रिंसिपल्स, with what principles, on the basis of what principles India has been developed. इंडिया ने वो तरक्की की है, did his development. On what principles India, what principles were followed by India? अब आप उसकी तरक्की देख रहे हो, भाई आप चाइना की तरक्की देखो यार, चाइना बहुत ताकतवर है, लेकिन चाइना ताकतवर है, तरक्की कर गया, बहुत तेजी से तरक्की कर गया, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पर आप चाइना की उस तरक्की को देखने से मना कर दें, उसे समझने से मना कर दें, उसे सोचने से मना कर दें, तो कैसे काम चलेगा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना की प्रोग्रेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ चाइनीज पॉलिटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है, कि बहुत ज्यादा मामलों में सही, लेकिन चाइना की जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं होती है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, सिद्धांतों के आधार पर होती है। लेकिन इमरान खान ने किया क्या? इमरान खान को अगर आप उठाकर देखें तो सबसे पहली बात ये कि उसने खुलकर, देखिए यहां खुलकर जब तक गवर्नमेंट चल रही थी तब तक चल रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि इमरान खान ने खुलकर क्या काम किया, गवर्नमेंट चल रही थी तब तक चल रही थी, लेकिन जैसे ही मामला आया, इमरान खान ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए असलियत में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहीं ना कहीं पावर ऑफ अपोजिशन होता है, और अपोजिशन जो है वो इस पावर के दम पर सरकार के ऊपर एक नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। हाँ, दिस इज अ, मतलब दिस इज अ वेपन ऑफ अपोजिशन, ये विपक्ष का एक हथियार है जिसके दम पर अपोजिशन जो है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पर कंट्रोल करती है और उठाकर उसे बाहर करने की हिम्मत रखती है। और अपोजिशन इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी, अगर जहां पर अपोजिशन नहीं है ना, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ये याद रखना। चाइना शोर मचा रहा है, ढोल पीटने की कोशिश कर रहा है कि चाइना हैज डेमोक्रेसी, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना हैव नो अपोजिशन, अपोजिशन इज एब्सेंट देयर, और ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज अपोजिशन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अल्टरनेट पार्टी। एक पार्टी की विचारधारा अलग है, दूसरी की अलग है, तो दूसरी पार्टी वहां उसी टाइम खड़ी है कि अगर एक पार्टी गिर जाए तो दूसरी आ जाए। जैसे पहले यूपीए गया, जैसे अटल बिहारी के टाइम पे अटल बिहारी की सरकार पीछे रह गई, गिरी, तो सोनिया गांधी की लीडरशिप के अंदर सरकार आ गई, अपोजिशन आ गया, वो सरकार में बैठ गई, और बीजेपी अपोजिशन में आ गई। फूलों का गुलदस्ता देके अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह जी का स्वागत किया। 2014 में फिर देश का माहौल बदला और अब की बार नरेंद्र मोदी आ गए, तो मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देके स्वागत किया। अब 2029 में तो हो सकता है 2034 में जब ये प्रधानमंत्री हटेंगे और दूसरे आएंगे तो ये भी फूलों का गुलदस्ता देके उनका स्वागत करेंगे। अब आप कह रहे हो 2024 में क्यों? भाई मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी पार्टी यहाँ खड़ी हुई है जो 2024 में इनको हरा सके। अगर तुम्हें लगता है तो चलो 2024 लिख लो, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरी तरफ से कल कोई प्रधानमंत्री बदल जाए, देश का जो मूड होगा वो मेरा मूड है, मेरा काम है अपना पक्ष रखना, समझना ना समझना सबका काम है। अब आप समझिए, हर किसी का, यही तो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, हर किसी का अपना ओपिनियन है, और विपक्ष जो है वो एक अल्टरनेट
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। सरकार का एक वैकल्पिक भाग होता है, यानी वैकल्पिक सरकार होती है कि जो सरकार काम करने से फेल हो जाए तो विपक्ष मौजूद हो। जैसे श्रीलंका में हुआ, क्या हुआ, सरकार फेल हो गई, राजापक्सा सरकार। अब जब राजापक्सा सरकार फेल हो गई तो विपक्ष इकट्ठा हो गया और अब विपक्ष सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है कि हम देश को चलाएंगे। जैसे नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली सरकार गई तो दूसरी जो देवबा सरकार आ गई। तो विपक्ष किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर विपक्ष ना हो तो देश बर्बाद होता हुआ नजर आता है। और देश के अंदर जब भाई आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए ना, अगर सोचकर देखो, एक पार्टी जो है उसकी पॉलिसीज खराब हो गई या वो पार्टी आपके प्रिंसिपल्स के अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही और वो एफर्ट नहीं लगा पा रही जो देश को आगे ले जाए, तो आपके पास तो अल्टरनेट ही नहीं है, क्योंकि आप उसको कह ही नहीं सकते कि तू चला जाए यहां से। बहुत सारे देश इसीलिए डूबे हैं क्योंकि उनके पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ही नहीं। रशिया के डूबने का सबसे बड़ा रीजन क्या, क्योंकि उनके पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ही नहीं। वो एक पार्टी थी, जब तक वो एक पार्टी स्टालिन जैसों के लीडरशिप में रही तब तक ठीक थी, और जैसे ही गोर्बाचेव या क्या नाम है और दूसरे आए और दूसरे जितने भी लीडर्स आए वो सारे के सारे आए, सब बर्बाद। चाइना के अंदर भी ऐसा ही होगा क्योंकि अल्टरनेट आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान में इमरान खान ने असलियत में नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार ना करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार ना करके एक तरफ तो सत्ता के लिए लालच दिखाया और दूसरी तरफ विपक्ष को दबाने की कोशिश करी, उसे बेवकूफ बनाकर लात मार के बाहर निकालने की कोशिश करी, लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश करी। यहां आप समझिए कि सरकार अगर सिद्धांतों के अनुसार ना चल रही हो तो कितना ज्यादा बर्बाद सिचुएशन होती है। अब आप इसके बाद आ जाओ, यहां पर जो डिप्टी स्पीकर था मिस्टर सूरी, कासिम सूरी समथिंग जो था डिप्टी स्पीकर, उसने क्या किया कि उसने अविश्वास प्रस्ताव को ही अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 5 को पता नहीं क्यों इन लोगों ने सरकार अपने संविधान में लगाया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को इस बिहाफ पर आप इग्नोर कर पाते हैं या उसको रिजेक्ट कर पाते हैं कि इसमें फॉरेन हैंड हो सकता है। यानी आपको अपने चुने हुए सांसदों पर भरोसा नहीं है। आप ये आपके संविधान में ये लिख के गए हुए पाकिस्तानी कि हमारे सांसद बिकाऊ हो सकते हैं, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में फॉरेन हैंड हो सकता है, और क्योंकि फॉरेन हैंड हो सकता है इसलिए स्पीकर जो इकलौता ऐसा बंदा है, एक बंदा बैठ के ये डिसाइड कर सकता है, जो स्पीकर नॉर्मली गवर्नमेंट का बंदा है वो ये डिसाइड कर सकता है कि अपोजिशन बिका हुआ है, अपोजिशन किसी विदेशी ताकत के लिए काम कर रहा है, इसलिए इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मानते ही नहीं है। ये क्या बकवास है भाई। लेकिन एक देश के अंदर लिखा है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में या सेक्शन 5 की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर लिखा हुआ है तो बड़ी बेशर्मी की बात तो यही है कि आपको आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर ही भरोसा नहीं है। यार मेरी संसद में मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मेरी संसद का 90% या 50% हिस्सा चाइना ने खरीद लिया। मेरे देश की संसद का 50% हिस्सा अगर चाइना को बिकाऊ है तो इसका मतलब हम देश नहीं है, हम देश हैं ही नहीं। अगर हमारे सांसद ही 50% सांसद अगर किसी दूसरे देश के लिए बिकाऊ हैं तो वो देश नहीं है, वो कुछ और ही है, वो नेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि उनमें स्पिरिट ऑफ नेशन नहीं है। और संविधान में अगर आप लिख रहे हैं कि फॉरेन हैंड हो तो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, इसका मतलब यह है संविधान बनाने वालों को भी पाकिस्तान में भरोसा नहीं था। आप खुद सोचकर देखो यार कि उन्हें संविधान बनाते हुए यह भरोसा हो रहा था कि हमारे सांसद विदेशी हाथों में बिक सकते हैं और इस चीज को रोकने की पावर एक आदमी को दे दो और वो है स्पीकर। यानी एक आदमी बताएगा कि वो बिका हुआ है नहीं बिका हुआ। अब एक गधो, अगर वो स्पीकर खुद विदेशी हाथों में बिका हुआ हो फिर क्या कर लोगे? खुद सोच कर देखो, अगर वो स्पीकर खुद ही
विदेशी हाथों में बिका हुआ है, फिर क्या कर लोगे? यानी चाइना ने 100 विपक्ष के सांसदों को खरीदने की जगह, या अमेरिका ने 100 विपक्ष के सांसदों को खरीदने की जगह एक स्पीकर के बेटे को ही बहुत अच्छी नौकरी दे दी और प्रॉपर्टी दे दी और 100, 200, 500 करोड़ रुपए दे दिए, या चलो 50 करोड़ रुपए दे दिए, और स्पीकर को कह दिया ये विपक्ष जो भी मानना उसे मानिए ही मत, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो स्पीकर खुद ही किसी दूसरे देश की ताकत के हाथों बिका हुआ। तो इसे भी सोच कर देखे, और पाकिस्तानी तो सबसे पहले सोचे अबे तुम्हारा संविधान है कैसा। चलो इसके बाद अगली वाली स्टेप पे आ जाओ। अब आपके स्पीकर ने लोकसभा, और यहां जो डिप्टी स्पीकर है उस टाइम पर स्पीकर कहां है, इस चीज का मेरे को भी डिस्कशन में पता नहीं लगा कि स्पीकर था कहां, स्पीकर है कहां वही नहीं पता। तो डिप्टी स्पीकर ये डिसीजन ले रहा है। चलो डिप्टी स्पीकर ने डिसीजन ले लिया। अब डिप्टी स्पीकर को क्या इस चीज की शर्म आई कि वो पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए इस स्पीकर की पोजीशन को, इस स्पीकर के ऑफिस को दागदार करके जा रही है? क्या पाकिस्तान में आने वाली आगे की कोई भी सरकार स्पीकर को अनबायस हो, स्पीकर किसी भी निष्पक्ष हो, इस पर भरोसा कर पाएगा? स्पीकर का पद निष्पक्ष होना चाहिए। ब्रिटेन के अंदर तो स्पीकर को निष्पक्ष पद देने के लिए सिस्टम यह है कि जिस सीट से एक बार जो स्पीकर चुन लिया गया, वो जिस सीट से लड़ता है उस सीट पर बाकी कोई भी पार्टी अपना क्या नाम है कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, ताकि स्पीकर जो है उसको लगे कि सभी पार्टियों ने उसको सपोर्ट कर दिया और अगली बार वो भी जीत के आ जाए, और उसे अपने जीतने और हारने की टेंशन ना हो, ताकि वो निष्पक्ष रहे। वो जिस भी पार्टी से हो वो निष्पक्ष होकर काम करे। स्पीकर का न्यूट्रल रहना जरूरी है, क्योंकि वो स्पीकर अब किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। वो स्पीकर, उस स्पीकर के ऊपर पूरे संसद की जिम्मेदारी है, और वो स्पीकर जिसके कंधे पर पूरी संसद की जिम्मेदारी है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। वो देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है, देश का बड़ा ऑफिसर है। भारत के अंदर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर स्पीकर को बहुत हाई ऑर्डर मिला है, बहुत हाई ऑर्डर। क्यों? वो इसलिए हाई ऑर्डर मिला है क्योंकि वो जिस जगह पर, जिस कुर्सी पे बैठा है, उसके कंधे में पूरे देश का जिम्मेदारी है। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, और बहुत सारे मामलों में राष्ट्रपति के पास वो पावर नहीं होती जो स्पीकर के पास होती है। सोच कर देखो, इंडिया के अंदर स्पीकर ने अगर कह दिया कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, मतलब है, तुम किसी कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत सी पावर्स ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के पास नहीं है और स्पीकर के पास हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो ऐसे में एक इंसान के कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ फैक्चुअल ना होकर सिद्धांतों के आधार पर भी होती है कि सिद्धांत क्या है, उसका असर क्या होगा। यहां स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने उस पद की गरिमा को गिरा दिया, धूमिल किया। ये यूपीएससी का टॉपिक है कि स्पीकर के ऊपर क्या रोल होता है। अब आ जाओ, अब इमरान खान ने दूसरी चाल चली, स्पीकर से कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता। अब इमरान खान, उस जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटाया गया उस समय, या रिजेक्ट किया गया उस समय, इमरान खान संसद में ना होकर राष्ट्रपति के पास बैठे हुए थे। राष्ट्रपति को कहते हैं संसद भंग कर दो। यहां राष्ट्रपति की गरिमा का सवाल है। आप, ये जो लोग हैं, ये इंडिया से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहां इंडिया का एग्जांपल दूंगा, हां इंडिया का एग्जांपल देते हैं। अब आप सोचिए, यहां राष्ट्रपति, अब आ जाओ राष्ट्रपति के ऑफिस में। राष्ट्रपति भारत का कौन सी पोस्ट है? हम नॉर्मली भारत के राष्ट्रपति को देखते हैं, हम नॉर्मली भारत के राष्ट्रपति को इस तरीके से देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो रबड़ स्टैंप है। वो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो कहती है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो कहती है वो सीधा सीधा हां कर देते हैं, वो साइन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति घर के दादा के समान है।
जब जब घर पे ऐसी कोई विपत्ति आती है, जब पिताजी नहीं होते, चाचा वगैरह नहीं होते और बाकी घर में घर को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो वहां पर घर के दादाजी जो होते हैं उनकी समझदारी काम आती है। और वो जो दादाजी हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं बेटा अब घर कैसे चलना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त के पिताजी एक्सपायर हो गए, वो अकेले थे अपने पिताजी के, तो मेरे दोस्त को उसके पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मेरे दोस्त की नौकरी लगवाने से लेकर पढ़ाने से लिखाने से लेकर नौकरी लगवाने से लेकर शादी करने से लेकर काफी टाइम तक, जब तक मेरा दोस्त लगभग 28-30 साल का नहीं हो गया तब तक उसके दादाजी ने उसे गाइड किया, क्योंकि पिताजी नहीं थे और माताजी इस लेवल पर नहीं थी कि वो बच्चे को गाइड कर सके। तो जब पिताजी नहीं रहे तो दादाजी ने गाइड किया। जब भारत में ऐसा कोई संवैधानिक संकट आ जाता है या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब सरकार नहीं बन पाती या संविधान के अनुसार सरकार काम नहीं कर पाती, तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और भारत का राष्ट्रपति उस जिम्मेदारी को निभाता है और कोशिश पूरी करता है जब सरकार बन जाए। भारत में एक संकट आया था जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टर रहते एक टाइम आया कि उन्हें लगा कि उनकी सरकार गिरने वाली है और पॉसिबली कांग्रेस उनसे अपना समर्थन ले सकती है या टूट-फूट हो सकती है। सॉरी, कांग्रेस जो चंद्रशेखर है वो अपनी सरकार का समर्थन अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और उनकी सरकार गिर सकती है। तो वीपी सिंह जो हैं वो गए राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति थे वेंकटरमन, डॉक्टर आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे। जो डॉक्टर आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे उनसे जाकर कहा कि सर आप एक काम कीजिए, संसद को डिसॉल्व कर दो। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे इमरान खान राष्ट्रपति के पास गए और कहते हैं संसद को डिसॉल्व कर दो। राष्ट्रपति बहुत बारीकी से नजर रखे हुए होते हैं भारत के कि बेटा संसद में मामला क्या चल रहा है। इस टाइम पर संसद के अंदर कंफर्टेबल मेजॉरिटी, ये सब चीजें उसी हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से सरकार चाहती है। तो राष्ट्रपति को समस्या क्या है? समस्या उस टाइम पर थी ना जब राष्ट्रपति क्या नाम है आर वेंकटरमन थे और कोई भी पार्टी सरकार बनाने लायक नहीं थी। और जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने लायक नहीं थी, ऐसे में एक सरकार जो चल रही थी वो कह रहे हैं, वीपी सिंह कह रहे हैं कि संसद भंग कर दो। और जब संसद भंग करने की बात आ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दाल में काला है। आर वेंकटरमन कहते हैं भैया संसद भवन भंग नहीं होगी, पहले आपकी बात अभी नहीं मानूंगा, पहले अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करो कि संसद को आप पर कॉन्फिडेंस है। यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी यही काम करना चाहिए था जो इंडिया के राष्ट्रपति ने 1989 के अंदर किया था वीपी सिंह को कह के कि आपकी बात तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप संसद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर देते। तो वीपी सिंह संसद में आए कॉन्फिडेंस मोशन लेके और वो उसमें हार गए, सरकार गिर गई। यानी देश को उन्होंने संवैधानिक संकट, और उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बन गई। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति उस टाइम जो आर वेंकटरमन थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भारत को उस समय पर बचाया, एक अजीब से संकट से बचाया। नतीजा उसका क्या रहा? नतीजा उसका ये रहा कि भारत के अंदर मन में खटास नहीं थी। और रही बात खरीद फरोख्त की, तो दोस्तों एक और बात बताऊं, जो अब ये अटल बिहारी का एक स्टेटमेंट चल रहा है ना, उस टाइम पीरियड के दौरान भी कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सके। और अगर क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने की कंडीशन में कोई भी पार्टी नहीं थी, ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एग्जाम्पल सेट किया वो भारत के हाई मॉरल वैल्यूज का एग्जाम्पल था कि चाहे कुछ भी हो जाए। और उनका भाषण जो है वो गजब है। इसीलिए, और वो भाषण में यही तो कह रहे हैं यार, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, हम प्रधानमंत्री रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये देश चलना चाहिए यार। यही एग्जाम्पल
फिर इमरान खान को उसके देश के लोग दे रहे हैं कि जिस इंडिया का आप एग्जाम्पल ले रहे हो, जिन प्रिंसिपल्स पर इंडिया के पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, उस प्रिंसिपल्स को भी तो फॉलो कर लो। ना तो तुम्हारे राष्ट्रपति ने फॉलो किया, ना इमरान खान आपने फॉलो किया। आप सत्ता के लालची हैं और इंडिया का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई मतलब नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है या क्या है। आप तो गालियां बकते हुए नजर आते हो। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि सिद्धांतों को समझो। हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स को, ये वो टाइम है जब इंडिया के अंदर हो रही पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कंपेयर करने की जरूरत है और यहां बहुत से सवालों को अपने अंदर पूछने की जरूरत है कि अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में आई तो क्या होगा, या आई होती तो क्या होता। तो आई थी और इंडिया ने बहुत बढ़िया तरीके से सिद्धांतों के अनुसार उसको फॉलो किया, सिद्धांतों को फॉलो किया और आगे बढ़ने के लिए। नतीजा ये, आप सुपर पावर बनने की तैयारी में है और पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा कि आगे बढ़ेगा कैसे। बाकी तो दोस्तों वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। इसके ऊपर आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।